जय हिंद। एक फर्जी कस्टम अधिकारी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए कई लड़कियों से मुलाकात करता है। उन लड़कियों को कई तरह के सपने दिखाता है और उन्हें कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उन लड़कियों के साथ जगह जगह घूमता है। उन लड़कियों की जब आशाएं बंध जाती हैं, उसके बाद वो कहीं गायब हो जाता है। ये सब कुछ देखते हुए सभी लोग हैरान थे, पर चुप सिर्फ इसलिए हो जाते थे क्योंकि ये सबकी इज्जत का सवाल था। पर एक लड़की जो कोयंबटूर की रहने वाली थी, उसने अपने माता पिता को इस लड़के से मिलने भेजा। वो लड़की तलाकशुदा थी, इसलिए माँ बाप उसके लिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ढूंढ रहे थे। इसी वजह से उन्होंने इस लड़के से संपर्क किया और उससे मिलने के लिए सीधा बेंगलुरु पहुंच गए। जब वो बेंगलुरु पहुंचे, उनके सामने जो सच्चाई निकलकर सामने आई, उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। इस पूरे केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसके साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और इसके साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में एक दिलचस्प केस है। अब क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। दरअसल नरेश नाम का एक कथित कस्टम ऑफिसर अपनी मैट्रिमोनियल साइट पर एक प्रोफाइल बनाता है। उस पर दबाव था कि उसे जल्द से जल्द शादी करनी थी, इसी के चलते उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी और लगभग सभी मैट्रिमोनियल साइट पर उसने अपना डेजिग्नेशन, नाम और बाकी सभी जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो अच्छे से मेंशन किए हुए थे। अपनी पोस्टिंग वाली जगह भी बताई हुई थी। इसके साथ ही उसने लिंक्डइन के अलावा बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी अपने प्रोफाइल बनाए हुए थे। अगर कोई भी लड़की उसे मैट्रिमोनियल साइट पर सर्च करती और उससे बात करती तो उसके बाद उसे वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी कनेक्ट होने के लिए कहता, जैसे कि फेसबुक पर भी कनेक्ट होने के लिए कहता। इससे उस लड़की को यकीन आ जाया करता कि हां, ये सचमुच में एक कस्टम अधिकारी है। अब पहली लड़की से नरेश पुरी गोस्वामी नाम का यह व्यक्ति चैट करता है मैट्रिमोनियल साइट पर। उसके बाद काफी दिनों तक इनकी चैटिंग चलती है, फिर फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, फोन पर बातें होती हैं और उसके बाद ये उस लड़की को मिलने के लिए बेंगलुरु बुलाता है। मिलने के लिए जब वो लड़की बेंगलुरु में आ जाती है तो उसके बाद ये लड़की नरेश को फोन करती है। उसे उम्मीद थी कस्टम अधिकारी से मुलाकात होगी, उसके बाद उन दोनों के दिल मिलेंगे और शायद बात शादी तक पहुंच जाए। पर ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि लड़की जैसे ही बेंगलुरु पहुंची, उसका फोन नरेश ने उठाना बंद कर दिया। उसके बाद लड़की कभी भी नरेश से बात नहीं कर पाई और चुपचाप मायूस वापस अपने शहर लौट गई। ये बड़ी अजीब और गरीब बात थी और लड़की को काफी अजीब लगा कि ऐसा आखिर कोई शख्स क्यों कर सकता है। अब उधर नरेश पुरी गोस्वामी नाम का ये शख्स ज्यादातर जो कन्वर्सेशन करता था, लड़कियों से ज्यादातर बातचीत करता था, उसके लिए उसने सेपरेट फोन ले लिया था, एक सिम कार्ड ले लिया था और उसी के जरिए वो ज्यादातर लोगों से बातचीत किया करता था। क्योंकि फोन कॉल्स ज्यादा आते थे, बड़ी संख्या में लोगों से बात करनी पड़ती थी शादी के पर्पज से, तो इसलिए ऑफिशियल काम में और उसमें कोई खलल ना पड़े, आपस में इंटरमिक्स ना हो, तो इसलिए उसने एक अलग से फोन ले लिया। अब इसके बाद एक और लड़की से उसकी मुलाकात होती है। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए जब मुलाकात हुई तो दोनों की बातें हुई, चैटिंग हुई और फोन पर बातें होने के बाद उन्होंने मिलने का सोचा। जब मुलाकात हुई तो दोनों ने अपने आप को कंपैटिबल नहीं पाया, यानी कि लड़की को भी पता चल चुका था कि मैं अब इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। पर उस लड़की ने एक बात इस लड़के को, नरेश को कही कि अगर हम शादी नहीं कर सकते तो मैं जरूर तुम्हें किसी ना किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी जहां पर तुम आगे और लड़कियों से संपर्क कर सकते हो। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अग्रसेन जी वैवाहिक मंच नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस लड़की ने उसे ऐड कर दिया, जिसमें कि काफी ज्यादा ऐसी लड़कियां इंक्लूड थी पहले से ही जो कि अपने लिए वर तलाश रही थी, यानी कि शादी के लिए लड़का तलाश रही थी। एक एक करके नरेश पुरी गोस्वामी नाम का यह शख्स लड़कियों को बेंगलुरु बुलाता, किसी से मुलाकात करता और किसी से नहीं करता। आखिरी टाइम पे जब लड़की बेंगलुरु पहुंच जाती तो उसका कई बार उससे मिलने का मन नहीं करता था, तो इसलिए वो उनसे मुलाकात नहीं करता था और उनके फोन उठाने बंद कर देता था। जो लड़कियां उसे पसंद आती थी उनसे मुलाकात करता था और उनके साथ घूमने भी जाया करता था। एक पेच जरूर था, अगर कोई लड़की इंग्लिश में बातें किया करती, क्योंकि नरेश पुरी गोस्वामी अपने आप को कस्टम का अधिकारी बताता था, तो उसे अक्सर पढ़ी लिखी लड़कियां ही मिला करती।
जो लड़की अंग्रेजी में ज्यादा बात किया करती थी उससे वो ज्यादा बात नहीं करता था। एक दूसरी स्ट्रेटेजी थी कि वो ज्यादातर डाइवोर्सी या फिर विधवा महिलाओं से ही बात किया करता था और अनमैरिड लड़कियों से बहुत ही कम बात किया करता था। अब एक बार क्या होता है, एक लड़की जो कि कोयंबटूर की रहने वाली थी उससे नरेश पुरी गोस्वामी की मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात होती है। उसके बाद दोनों की मैट्रिमोनियल साइट पर कुछ समय चैटिंग होती है, फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, फोन पर इंटरेक्शन होती है, व्हाट्सएप पर चैट होती है। इसके बाद दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं, दोनों के बीच मुलाकात भी हो जाती है। इसके बाद लड़की कहती है कि अब मैं अपने माता पिता को तुम्हारे पास भेजूंगी ताकि वो तुम्हें देख लें। 55 वर्षीय मां और पिता 14 जनवरी को बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। बेंगलुरु पहुंचने के बाद नरेश पुरी गोस्वामी को फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि बेटा हम यहां पर पहुंच गए हैं। दरअसल कोयंबटूर की रहने वाली इस लड़की का पहले तलाक हो चुका था, इसलिए माँ बाप की कोशिश थी कि उसके लिए एक ऐसा रिश्ता खोजा जाए जो लड़का सरकारी नौकरी में काम करता हो। ऐसे में नरेश अपने आप को कस्टम अफसर बता रहा था, तो इसलिए उन्हें नरेश से काफी उम्मीदें थीं। अब नरेश कोयंबटूर वाली इस लड़की के माता पिता से मिलने के लिए आया, उनका अच्छे से वेलकम किया और उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर उनकी बातें चलती रहीं तो नरेश ने कहा कि मेरा पर्स कहीं गिर गया है, इसलिए मुझे वापस जाने के लिए ट्रेन में बुकिंग करवानी पड़ेगी, जिसके लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता होगी। लड़की के माता पिता को नरेश पुरी गोस्वामी अब तक पसंद आ चुका था और उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही अनदेखा किया और उन्होंने फौरन अपनी जेब से निकालकर 10,000 रुपए नरेश पुरी को दे दिए। नरेश को जैसे ही 10,000 रुपए मिले वो काफी खुश हुआ और वो इस लड़की के माता पिता को कहता है कि मेरी तरफ से आपकी लड़की के लिए 100% हाँ है और मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। इतनी बात कहकर नरेश भी वहां से चला जाता है। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर इसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। लड़की ने दोबारा से नरेश से फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। उसे लगा कि शायद नरेश कहीं बिजी होगा या फिर फोन में बैटरी नहीं होगी, इसलिए संपर्क नहीं हो पाया है। 2-3 घंटे बाद लड़की फिर से ट्राई करती है, तब भी फोन स्विच ऑफ। उसके माता पिता कॉल करते हैं, फोन फिर भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद अगले दिन फिर से नरेश को ट्राई किया जाता है, पर फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद लड़की और उसके माता पिता ने आपस में चर्चा की और हर पहलू से चीजों को एनालाइज किया। लड़की के माता पिता को अब 10,000 रुपए लेने वाली बात अखर रही थी, इसलिए वो पुलिस के पास पहुंच गए और उन्होंने शिकायत दी कि नरेश नाम का एक लड़का जो कि हमें शादी के लिए पसंद था, उसे देखने के लिए हम कोयंबटूर से बेंगलुरु पहुंचे, लड़के से मुलाकात भी हुई और काफी बात पॉजिटिव भी रही, मगर इस बीच 10,000 रुपए उसे चाहिए थे, वो हमने दिए। उसके बाद वो चला गया, पर तब से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शुरुआत में लड़की के माता पिता को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेश के साथ कोई अनहोनी हो गई हो, पर पुलिस ने जो सब खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। पुलिस ने सबसे पहले लड़की के माता पिता से उस लड़के का फोन नंबर लिया। फोन नंबर जब अपने डेटा में डाला तो पुलिस ने जो सबसे पहली बात कही उसे सुनते ही लड़की के माता पिता के पैरों तले जमीन निकल गई। लड़की खुद हैरान परेशान रह गई कि जिस व्यक्ति से मैं इतने दिनों से बातें कर रही थी वो एक ऐसा व्यक्ति था। दरअसल पुलिस ने बताया कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये इसी तरह से लड़कियों को और उनके माँ बाप को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे हड़पा करता है और इसी क्रम में उसने आपको भी बेवकूफ बनाया है। पुलिस ने आगे यह भी बताया कि अब तक वो कर्नाटक की 17, राजस्थान की 56, उत्तर प्रदेश की 32, दिल्ली की 32, मध्य प्रदेश की 16, महाराष्ट्र की 13, गुजरात की 11, तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, झारखंड की 5, आंध्र प्रदेश की 2 और अब तक कुल मिलाकर 250 से ज्यादा लड़कियों को बेवकूफ बना चुका है, उनसे पैसे हड़प चुका है। और ऐसी भी कई लड़कियां हैं जिनका डेटा अभी तक पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज ही नहीं करवाई है। अब जांच पुलिस ने और तेज की और नरेश की जो फोन की लोकेशन थी वो ट्रैकिंग पर डाल दी। नरेश की फोन लोकेशन को ट्रैक करते हुए पुलिस उसके पास पहुंची, उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले थे। नरेश का पूरा नाम नरेश पुरी गोस्वामी था। वो एक कपड़े की दुकान पर काम किया करता था, एक सेल्समैन के तौर पर काम किया करता था, पर अपने आप को कस्टम का ऑफिसर बताता था, क्योंकि उसे शौक लग चुका था, चस्का लग चुका था लड़कियों से मिलने का, उनसे पैसे हड़पने का। वो 12वीं तक पढ़ा लिखा था और 25 साल पहले
कोट में, सूट बूट में उसने एक फोटो खिंचवाई थी। वही फोटो उसने अपनी सभी सोशल मीडिया साइट्स पर डाली और नीचे वो लिख दिया करता, नरेश पुरी गोस्वामी कस्टम ऑफिसर। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपना नाम नरेश ही बताता था, कभी वो अपना नाम पवन अग्रवाल बताता, कभी वो अंकित जैन बताता। इसके अलावा वो अपना प्रोफेशन भी बदलता रहता था। किसी को वो अपना प्रोफेशन मीडिया टाइकून के तौर पर बताता, यानी कि मीडिया में एक बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति के तौर पर बताता। किसी को वो एक बिजनेसमैन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, बात करने का तरीका ऐसा था कि शुरुआत में हर व्यक्ति को लगता कि एक जेन्युइन व्यक्ति है, पर बाद में जो सच्चाई निकलकर सामने आती वो हैरान परेशान कर देती। दरअसल ये व्यक्ति अब तक 250 से ज्यादा महिलाओं को बेवकूफ बना चुका था और उनसे लाखों रुपए हड़प चुका था। जिस लड़की से जितना पैसा बनता उससे उतना लेकर फरार हो जाता और अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता। 250 रुपए का 200 रुपए का सिम खरीद कर फिर से अपनी इस एक्टिविटी में लग जाता और नई लड़की को बेवकूफ बनाने का सिलसिला शुरू कर देता। आखिर में मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम करता है, कोई अपराध करता है, तो जरूर हो सकता है कि कुछ समय तक वो उसको एंजॉय करे, पैसे को भी एंजॉय करे, पर एक समय ऐसा आता है कि कानून अपने लंबे हाथों के जरिए उस अपराधी को काबू कर लेता है और उसे जेल जाना पड़ता है। इसलिए अपराध करने से पहले इस अंतिम सत्य को समझना बेहद जरूरी है। जय हिंद।